हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। लाइव क्लास में जितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, कंफर्म करेंगे आपका ऑडियो वीडियो एक्सेसिबल है। ऑल स्टूडेंट्स इन द लाइव क्लास हु हैव ऑलरेडी ज्वाइंड, प्लीज कंफर्म योर ऑडियो वीडियो इज एक्सेसिबल, इट इज ओके। कर दीजिए कंफर्म सो दैट वी कैन स्टार्ट। यस, मैं वेट कर रहा हूँ आपके कंफर्मेशन की, तो कर दीजिए कंफर्म सो दैट वी कैन स्टार्ट। तो चलें शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। फ्रेंड, आज की जो हमारी क्लास है वो एक बेस बिल्डिंग क्लास है, जिसमें हम कॉन्सेप्ट और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करते हैं। ये हमारे मॉड्यूल बी का चैप्टर नंबर 11 दैट इज रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क को लेकर के है। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज का ये पार्ट। डाउन साइड पोटेंशियल डीपी। सो रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क के अंदर डाउन साइड पोटेंशियल क्या है? सो डाउन साइड पोटेंशियल एक टूल है जिसके बेसिस के ऊपर हम जो रिस्क है उसको मेजर कर सकते हैं। वोलेटिलिटी कैप्चर्स बोथ अपसाइड एंड डाउनसाइड डेविएशंस। Downside potential captures possible losses only and ignores the profit potential। तो तीन कॉन्सेप्ट, तीन टूल्स हमने नोट किए थे। एक टूल था द टूल रिलेटिंग टू सेंसिटिविटी टू मेजर मार्केट रिस्क। एक टूल था वॉलेटिलिटी, जिसमें हमने स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट किया था। और तीसरा टूल है हमारा डाउन साइड पोटेंशियल का। वॉलेटिलिटी में जो है कैप्चर करती है, वो अप साइड को भी बताती है और डाउन साइड डेविएशन दोनों को बताती है। लेकिन जो डाउन साइड पोटेंशियल है वो किसको कैप्चर करता है? वो केवल लॉसेस को कैप्चर करता है, यानी डाउन साइड पार्ट को कैप्चर करता है, प्रॉफिट को वो इग्नोर कर देता है। इसीलिए इस टूल का नाम भी डाउन साइड पोटेंशियल है, यानी ये डाउन साइड अगर लॉसेस हो रहे हैं उनको ये कैप्चर करता है। Downside potential is adverse deviation of a target variable which has two component। So downside potential क्या है? Adverse deviation है किसी भी टारगेट वेरिएबल का। यानी एडवर्स डेविएशन क्या होता है? जिसमें हमें लॉस हो जाता है। इसके दो कंपोनेंट्स हैं। तो ये दो कंपोनेंट्स हैं। नंबर वन, पोटेंशियल लॉस। पोटेंशियल लॉस को एस्टिमेट किया जा सकता है। दूसरा है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस मीन्स वो कितनी फ्रीक्वेंसी के ऊपर कब और कितने बार हैपन होता है, इसको एस्टिमेट करना डिफिकल्ट है। तो पोटेंशियल लॉस को एस्टिमेट किया जा सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस को एस्टिमेट नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, तो ये डिफिकल्ट है टू एस्टिमेट। Due to this reason, downside risk measure requires a prior modeling of probability distribution of potential losses। इसी के चलते जो डाउनसाइड रिस्क मेजर है उसमें क्या इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है कि हमें मॉडलिंग करनी होती है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की पोटेंशियल लॉसेस के लिए। Downside potential is the most comprehensive measure of risk because it integrates sensitivity and volatility with adverse effect of uncertainty। सो जो डाउनसाइड पोटेंशियल है, ये जो हमारा तीसरा टूल है, इसको माना जाता है कि ये मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव मेजर है क्योंकि इसमें हम जो सेंसिटिविटी है, जो वॉलेटिलिटी है, इन दोनों को हम इंटेग्रेट करते हैं। किसके साथ? जो एडवर्स इफेक्ट है अनसर्टेनिटी का, जो लॉस जनरेट करता है। तो इसीलिए इसको मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव टूल के तौर के ऊपर माना जाता है।
As a result, it is most relied upon by banking and financial service industry and the regulators. इसी के कारण इसके ऊपर डिपेंड करते हैं बैंक्स भी, फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री भी, इवन रेगुलेटर्स भी इसके ऊपर रिलाय करते हैं, इसके ऊपर डिपेंड करते हैं डाउन साइड पोटेंशियल के टूल के ऊपर कंपेयर टू वॉलेटिलिटी एंड सेंसिटिविटी. वैल्यू एट रिस्क इज अ डाउन साइड रिस्क मेजर. सो डाउन साइड पोटेंशियल के अंदर जो वैल्यू एट रिस्क टूल है यही इसका इम्पॉर्टेंट टूल है. वैल्यू एट रिस्क क्या मेजर करता है? इट एस्टिमेट्स पॉसिबल फ्यूचर लॉस विच मे अराइज विद इन ए सर्टन कॉन्फिडेंस लेवल बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा. हिस्टोरिकल डेटा गिवन होता है जिसके बेसिस के ऊपर हमने लॉसेस को एस्टिमेट करना जो फ्यूचर में हो सकते हैं, जिसमें हम एक पर्टिकुलर कॉन्फिडेंस लेवल अज्यूम करते हैं. सो वैल्यू एट रिस्क इसका पूरा डिटेल हमें मिलेगा मॉड्यूल सी के अंदर. तो यहाँ पे हमने केवल इतना ही ध्यान रखना है कि वैल्यू एट रिस्क ये किसका पार्ट है, तो ये डाउन साइड पोटेंशियल का पार्ट है. और डाउन साइड पोटेंशियल एक मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव मेजर है रिस्क का, क्योंकि इसको हम इंटेग्रेट करते हैं सेंसिटिविटी और वॉलेटिलिटी को एडवर्स इफेक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी के साथ. तो आई होप जो कुछ हमने यहाँ तक रीड किया वो आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुके होंगे. तो चलिए अब हम इसी के अगले पार्ट को कवर करते हैं. नाउ रिस्क प्राइसिंग. सो इन 3 मेजर के बाद अब हम बात करेंगे रिस्क प्राइसिंग की. रिस्क इन बैंकिंग ट्रांजैक्शन इम्पैक्ट बैंक्स इन 2 वेज. 2 तरह से जो रिस्क है बैंकिंग ट्रांजैक्शन में वो बैंकों को 2 तरह से इम्पैक्ट करता है. सो 2 तरह से कैसे इम्पैक्ट करता है? बैंक्स हैव टू मेंटेन रिक्वायर्ड कैपिटल. तो रिस्क को कवर करने के लिए बैंकों को रिक्वायर है कैपिटल की. सो इसके लिए हमारे पास हैं कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के रूल्स, जिनको हम कहते हैं रेगुलेटरी प्रेस्क्रिप्शन. तो जैसे हमें पता है अगर हमने कोई लोन देना है जिसका 100% रिस्क वेट है, तो 100 रुपये के लोन के लिए हमें 9 रुपीज़ का कैपिटल मेंटेन करना होता है. और इस कैपिटल का कॉस्ट है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड. तो हम शेयर कैपिटल रेज करते हैं पब्लिक से और शेयर कैपिटल के ऊपर फिर हमें डिविडेंड पे करना पड़ता है, इसीलिए इसकी कॉस्ट है. तो ये एक है हमारे पास इम्पैक्ट. हेंस ऑल बैंकिंग ट्रांजैक्शन शुड जनरेट सरप्लस टू मीट दैट कॉस्ट. तो जितनी भी बैंकिंग ट्रांजैक्शन हम करेंगे वो सारी की सारी ट्रांजैक्शंस अगर सरप्लस जनरेट नहीं करेंगी तो जो कैपिटल की कॉस्ट है डिविडेंड की फॉर्म में हम उसको मीट नहीं कर पाएंगे. Another, there is a probability of loss. तो लॉस की भी पॉसिबिलिटी है which needs to be factored into pricing. तो एक तो हमें ये कॉस्ट पड़ गई और दूसरी लॉस की पॉसिबिलिटी है क्योंकि हमारे कुछ अकाउंट्स एनपीए में चले जाते हैं और उनके ऊपर हमें प्रोविजन करना पड़ता है. तो 2 तरह से बैंकिंग ट्रांजैक्शन में जो रिस्क है वो इम्पैक्ट करता है. कौन कौन से 2 हुए? एक कॉस्ट फैक्टर पार्ट है और दूसरा जो इनकम हमें होनी चाहिए थी वो इनकम हमें नहीं हो रही, जिसके कारण लॉस की प्रोबेबिलिटी है. और ये दोनों को ही हमें प्राइसिंग में फैक्टर इन करना पड़ता है. तो रिस्क प्राइसिंग का मीनिंग क्या है? सो जब हम बात करते हैं रिस्क प्राइसिंग तो इसकी इम्प्लीकेशन, इसका मीनिंग क्या है? सो रिस्क प्राइसिंग implies factoring risk into pricing through capital charge and loss probabilities. सो हम क्या करते हैं? हम रिस्क को प्राइसिंग में फैक्टर इनटू कर देते हैं, लोड कर देते हैं कि इतना हमें रिस्क है. और ये हम कैपिटल कॉस्ट को भी कवर करते हैं उसमें और लॉस की प्रोबेबिलिटी को भी हम इंक्लूड करते हैं. According to RBI guidelines on loan pricing through MCLR system implemented from 1st April 2016, banks load falling cost and factors of interest rate that is chargeable to the borrower.
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइंस हैं, उन गाइडलाइंस के मुताबिक जब हम लोन प्राइसिंग करते हैं, तो लोन प्राइसिंग मीन्स इंडिविजुअल लोन अकाउंट के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट को फिक्स करना। और हम ये किसको रिलेट कर देते हैं? हम रिलेट कर देते हैं एमसीएलआर सिस्टम के साथ। एमसीएलआर का फुल फॉर्म क्या है? मार्जिनल कॉस्ट बेस्ड लेंडिंग रेट। और ये कब से इंप्लीमेंट हुआ? 1 अप्रैल 2016 से। इसमें बैंक लोड कर देते हैं कॉस्ट को और फैक्टर कर देते हैं इंटरेस्ट रेट को, जो हम बोरोर से रिकवर करते हैं। तो ये कॉस्ट कौन कौन सी है जो एमसीएलआर का पार्ट बन जाती हैं? यानी एमसीएलआर को डिटरमिन करते समय कौन कौन से कंपोनेंट्स बनते हैं? सो फर्स्ट, कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट। जो डिपॉजिट हम रेज करते हैं उसके ऊपर हम इंटरेस्ट पे करते हैं टू द कस्टमर, तो वो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट हमारी बन जाती है इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट पेड टू द डिपॉजिटर। और यहाँ पे हम एवरेज कॉस्ट ले सकते हैं या मार्जिनल कॉस्ट ले सकते हैं, लेकिन एमसीएलआर सिस्टम के मुताबिक नॉर्मली वी टेक मार्जिनल कॉस्ट इनटू अकाउंट। सो मार्जिनल कॉस्ट क्योंकि लेटेस्ट कॉस्ट होती है, इसलिए ये ज़्यादा रेलेवेंट है एमसीएलआर को फिक्स करने के लिए। सेकंड, नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ सीआरआर। सीआरआर के लिए जो फंड्स हम यूज़ करते हैं, सो वो फंड्स हम डिपॉजिट के फंड्स को यूज़ करते हैं और डिपॉजिट के ऊपर हम इंटरेस्ट पे करते हैं। सो ऑन डिपॉजिट वी पे इंटरेस्ट, बट आरबीआई डज नॉट पे अस इंटरेस्ट ऑन दोज फंड्स, क्योंकि सीआरआर का पैसा हम कहाँ पे रखते हैं? वी कीप इट विद आरबीआई इन ए करंट अकाउंट, और आरबीआई उसके ऊपर में इंटरेस्ट पे नहीं करता है। लेकिन डिपॉजिटर को हम इंटरेस्ट पे करते हैं, तो हमारी जो कॉस्ट बन जाती है, हमारे लिए सीआरआर का पैसा नेगेटिव कॉस्ट का काम करता है, जिसको हम कहते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट या नेगेटिव कैरी ऑफ सीआरआर। तो इसको भी हमें एमसीएलआर फिक्स करते समय अकाउंट फॉर करना है, अदरवाइज हम इस कॉस्ट को इग्नोर कर रहे होंगे। देन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। सो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बैंक स्पेसिफिक हो सकते हैं या प्रोडक्ट स्पेसिफिक हो सकते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में हमारा इस्टेब्लिशमेंट का एक्सपेंसेस है, हमारे स्टाफ के एक्सपेंसेस हैं, इंश्योरेंस के एक्सपेंसेस हैं, डिप्रिसिएशन के एक्सपेंसेस हैं, या ये एक्सपेंसेस प्रोडक्ट स्पेसिफिक भी हो सकते हैं। सो प्रोडक्ट्स की जब हम मार्केटिंग करते हैं तो देयर कुड बी स्पेसिफिक एक्सपेंसेस, तो वो आ जाते हैं हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इसके अलावा हमारे पास डिफ़ॉल्ट की जो प्रोबेबिलिटी है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफ़ॉल्ट ये बैंक स्पेसिफिक हो सकती है, प्रोडक्ट स्पेसिफिक हो सकती है। हमारे कौन से वो लोन्स हैं, हमारी कौन सी वो इन्वेस्टमेंट्स हैं जिनमें डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। तो जो पॉसिबिलिटी डिफ़ॉल्ट की है, तो उसको भी हमें ध्यान में रखना पड़ता है। कितने % हमारे एनपीए हैं और उन एनपीए के ऊपर हमें इनकम नहीं आ रही, तो कितना इंटरेस्ट हम और इंक्रीज करें, तो वो भी हम एमसीएलआर के अंदर फैक्टर इन कर लेते हैं। तो ये हमारा एक और पार्ट हो गया जो कॉस्ट को इन्वॉल्व करता है। देन कैपिटल चार्ज, तो हमें जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मेंटेन करनी पड़ती है। सो 9% का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है, उसके ऊपर हम डिविडेंड पे करते हैं, तो उसको भी हम अकाउंट फॉर करते हैं व्हेन वी फिक्स अप एमसीएलआर। देन हमें प्रॉफिट चाहिए फ्यूचर में ग्रो करने के लिए, हमें जो हमारा नेटवर्थ है उसके ऊपर हमें रिटर्न चाहिए, तो उसको भी हम अकाउंट फॉर करते हैं व्हेन वी फिक्स एमसीएलआर। तो एमसीएलआर को फिक्स करते समय ये जो कॉस्ट हैं या ये जो फैक्टर्स हैं, तो दीज आर टेकन इनटू कंसिडरेशन। डिपॉजिट का कॉस्ट, नेगेटिव कैरी ऑफ सीआरआर, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, डिफ़ॉल्ट की प्रोबेबिलिटी जिनको हम प्रोविजन की फॉर्म में कॉस्ट मानते हैं, तो कैपिटल चार्ज जो हम डिविडेंड के फॉर्म में हम पे करते हैं, हमें प्रॉफिट मार्जिन चाहिए, हमें रिटर्न ऑन नेटवर्थ चाहिए। टू स्ट्रेंथन मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन, आरबीआई इंस्ट्रक्टेड बैंक्स दैट ऑल न्यू फ्लोटिंग रेट रिटेल लोन्स, जिसमें हाउसिंग, ऑटो एटसेट्रा आएंगे,
and floating rate loans to micro and small enterprises extended from 1st April 2020 should be linked to external benchmark developed by Financial Benchmarks India Private Limited और RBI's रेपो रेट। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के ट्रांसमिशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या किया, बैंकों को इंस्ट्रक्शन दिया कि जितने उनके न्यू फ्लोटिंग रेट रिटेल लोन्स हैं, जिसमें हाउसिंग है, ऑटो है, या जितने उनके फ्लोटिंग रेट लोन्स हैं एमएसएमई सेक्टर्स को, तो इसमें एमएसएमई के साथ माइक्रो स्मॉल के साथ एमएसई भी है, तो नॉट ओनली एमएसई बट एमएसएमई। तो जो 1 अप्रैल 2020 से एक्सटेंड किए जाएंगे तो उनको हमने लिंक करना होगा नॉट विद एमसीएलआर, एमसीएलआर के साथ लिंक नहीं करेंगे बिकॉज एमसीएलआर इंटरनल बेंचमार्क है। इनको लिंक करेंगे हम एक्सटर्नल बेंचमार्क के साथ। और एक्सटर्नल बेंचमार्क कौन डेवलप करेगा, या तो करेगा फाइनेंशियल बेंचमार्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ये रेपो रेट होगा। तो ब्रॉडली दीज आर द डायरेक्शंस रिलेटिंग टू रिस्क प्राइसिंग। अब जो कुछ हमने लर्न किया, जो कुछ हमने डिस्कस किया, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या क्या बनते हैं, अब हम इसको डिस्कस करते हैं। तो आई होप आपने हर चीज़ को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया है। तो अब इसके क्वेश्चन क्या क्या वो देखें। व्हाट डज डाउन साइड पोटेंशियल प्राइमरली कैप्चर्स, जो डाउन साइड पोटेंशियल है वो प्राइमरली किस चीज़ को कैप्चर करता है, बोथ पोटेंशियल लॉस एंड प्रॉफिट पोटेंशियल, पोटेंशियल लॉस ओनली, पोटेंशियल प्रॉफिट ओनली, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस। तो डाउन साइड पोटेंशियल इनमें से किसको कैप्चर करता है, क्वेश्चन नंबर 1 ये हमारा क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या बनेगा, so what is the answer to question number 1? क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आंसर बनेगा पोटेंशियल लॉस ओनली, क्योंकि डाउन साइड पोटेंशियल प्रॉफिट को इग्नोर करता है एंड इट कंसिडर्स ओनली पोटेंशियल लॉस। Why do downside risk measure requires the modeling of probability distribution of potential loss? हम डाउन साइड पोटेंशियल मॉडल के अंदर जो डाउन साइड रिस्क मेजर है इसमें मॉडलिंग करते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोटेंशियल लॉस की। तो पोटेंशियल लॉस की ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम मॉडलिंग क्यों करते हैं, टू एस्टिमेट पोटेंशियल प्रॉफिट, टू फैक्टर इन प्रॉफिट मार्जिन्स, टू एस्टिमेट प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस, या टू इंटीग्रेट सेंसिटिविटी एंड वोलेटिलिटी। तो हम एस्टिमेट करते हैं, हम मॉडलिंग करते हैं, नॉट एस्टिमेट, हम मॉडलिंग करते हैं। तो किस पर्पस के लिए करते हैं, वाई डू वी डू दैट इट। सो वाई इट इज डन, सो इट इज डन टू एस्टिमेट प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस, वो कब कब अकर हो सकता है पॉसिबली, उसको एस्टिमेट करने के लिए ये मॉडलिंग किया जाता है। Who primarily relies on downside potential as a risk measure? So जो downside potential एक टूल है, इसके ऊपर कौन प्राइमरली रिलाई करता है, रिटेल इन्वेस्टर्स, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री, रेगुलेटर्स, रिस्क एनालिस्ट। तो इसके ऊपर कौन रिलाई करता है प्राइमरली। तो व्हाट इज आंसर टू क्वेश्चन नंबर 3, कौन रिलाई करता है इसके ऊपर। यस, अभी हमने ताज़ा पढ़ा है तो आप आंसर दे सकने की पोजीशन में हो सकते हैं। तो प्राइमरली इसको रिलाई करता है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंडस्ट्री, लेकिन साथ में जो रेगुलेटर्स हैं वो भी इसके ऊपर रिलाई करते हैं, लेकिन प्राइमरली इसको यूज़ करते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री, जिसमें रेगुलेटर्स भी आ जाते हैं। जब हम इंडस्ट्री की बात करते हैं
तो उसमें रेगुलेटर्स भी कवर हो जाएंगे, इसलिए रेगुलेटर सेपरेट से देने की जरूरत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डाउन साइड रिस्क मेजर? इनमें से कौन सा डाउन साइड रिस्क मेजर की एग्जाम्पल है? कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, प्रॉफिट मार्जिन्स या वैल्यू एट रिस्क? एग्जाम्पल ऑफ डाउन साइड रिस्क मेजर, तो टूल कौन सा है डाउन साइड रिस्क का? कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, प्रॉफिट मार्जिन है या वैल्यू एट रिस्क है? सो व्हाट शैल बी आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4? तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बनता है वैल्यू एट रिस्क। सो ऑप्शन डी इज आवर आंसर। फ्रेंड, इससे पहले कि हम अगले पार्ट को कवर करें, देयर इज इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर यू। क्या आप अपना प्रेपरेशन IIBF बुक्स को यूज करके कर रहे हैं? अगर ऐसा है तो आपके सामने कुछ इश्यूज हो सकते हैं, जैसे डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। इन बुक्स में जो कुछ लिखा है, जैसे लिखा गया, उसको अंडरस्टैंड करने में हमें डिफिकल्टी लगती है। हम याद कर लेते हैं, फिर भूल जाते हैं, फिर हमें वापस पढ़ना पड़ता है, जिसके कारण हमारा लॉट ऑफ टाइम कंज्यूम हो जाता है। बुक के अंदर प्रैक्टिस क्वेश्चन गिवन है एट एंड ऑफ ईच चैप्टर, लेकिन बहुत थोड़े हैं, प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं हो पाती। और केस स्टडी जो CIB में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, वो तो नाम मात्र दी हुई है, तो फिर इनका सॉल्यूशन कहाँ पे है? फ्रेंड, इसके लिए आप यूज कर सकते हैं हमारे बेस्ट क्वालिटी वेरी लो प्राइस्ड वीडियो लेसन्स। तो इन वीडियो लेसन में जो कॉन्सेप्ट हम आपको एक्सप्लेन करते हैं, बहुत सिंपल करके एक्सप्लेन करते हैं, जिसको आप इजीली अंडरस्टैंड कर जाते हैं और बहुत क्विकली अंडरस्टैंड कर जाते हैं, जिससे आपकी ये दोनों ही इश्यूज सॉर्ट आउट हो जाते हैं, एड्रेस हो जाते हैं, और जिसके चलते आप पूरे सिलेबस को कवर कर पाते हैं। हमारा क्वेश्चन बैंक जिसमें आपको मल्टी चॉइस क्वेश्चंस मिल जाते हैं बहुत सारे, तो उसको आप अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हो। हमारे केस स्टडी पैकेज में आपको बहुत सारी केस स्टडीज़ मिल जाएंगी, तो आप केस स्टडीज़ की प्रैक्टिस कर सकते हो। ये अवेलेबल कहाँ पे हैं? ये अवेलेबल है हमारी ऐप के थ्रू, या आप इनको यूज़ कर सकते हैं हमारी वेबसाइट के थ्रू। तो हमारी वेबसाइट को लॉगिन करें और इन कोर्सेज को यूज़ करके अपनी पास होने की पॉसिबिलिटीज़ को इम्प्रूव कर लें। एक बात और फ्रेंड, क्या फ्री लाइव क्लास काफ़ी है आपको एग्ज़ाम को पास करने के लिए? नो, फ्री लाइव क्लास इज़ नॉट एनफ टू पास योर एग्ज़ाम। तो आपको एग्ज़ाम पास करने के लिए फुल सिलेबस को कवर करना होगा, और फुल सिलेबस को कवर करने के लिए मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि आपको क्या यूज़ करना है। हमारे वीडियो लेसन्स, हमारा क्वेश्चन बैंक, हमारी केस स्टडीज़, अगर आप इनको यूज़ करते हो तो आपके पास होने की पॉसिबिलिटीज़ इम्प्रूव करती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। हाउ डज रिस्क प्राइसिंग इम्पैक्ट बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स? जो रिस्क प्राइसिंग है वो बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स को कैसे इम्पैक्ट करती है? ये बैंकों के प्रॉफिट मार्जिन को इंक्रीज करती है, ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल को रिड्यूस करती है, इट रिक्वायर्स जनरेटिंग सरप्लस टू कवर कॉस्ट एंड अकाउंट फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस, या इट एनकरेजेस बैंक्स टू ऑफर लो इंटरेस्ट रेट लोन्स। हमने बताना है बैंकिंग ट्रांजैक्शन को कैसे ये इम्पैक्ट करती है, जो रिस्क प्राइसिंग है। So what is the answer to question number 5? क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर बनेगा इम्पैक्ट के बारे में, हमारी हर एक ट्रांजैक्शन सरप्लस जनरेट करे ताकि हम कॉस्ट को कवर कर सकें और लॉस की जो पॉसिबिलिटी है उसको भी कवर कर सकें। तो ऑप्शन सी इज आवर आंसर। According to RBI directives, loan pricing through MCLR system, which of the following factors is considered when determining rate of interest charged from the borrower? तो किस फैक्टर को हम कंसिडर करते हैं MCLR सिस्टम में जब हम डिटरमिन करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट को? प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट को, प्रॉफिट मार्जिन को, रिटर्न ऑन नेटवर्थ को, या कॉस्ट ऑफ रेगुलेटरी कंप्लायंस को?
तो इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको कौन सा लगता है? जब हम इंटरेस्ट रेट बोरो से चार्ज करते हैं उसको हम क्वेश्चन नंबर 6 के लिए हमारा आंसर बनता है कि डिफ़ॉल्ट की कितनी पॉसिबिलिटी है, यानी हमारा लोन एनपीए बनेगा या नहीं बनेगा, उसकी पॉसिबिलिटी क्या है। ये सबसे बड़ा फैक्टर है किसी भी इंडिविजुअल लोन के अंदर इंटरेस्ट रेट को लिंक करने के लिए, और उसके लिए हम करते हैं क्रेडिट रेटिंग। तो क्रेडिट रेटिंग में जिन बोरर्स का क्रेडिट स्कोर बेटर होता है तो वहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट हम कम चार्ज करते हैं। What is the primary purpose of linking new floating rate retail loans and loans to MSE sector to external benchmark? प्राइमरी पर्पस क्या है कि हम एक्सटर्नल बेंचमार्क के साथ इनको लिंक करते हैं टू इंक्रीज इंटरेस्ट रेट्स, टू इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी फॉर बैंक्स, टू स्ट्रेंथन मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन, टू रिड्यूस रिस्क ऑफ डिफॉल्ट। तो हमने बताना है प्राइमरी पर्पस क्या है लिंक करने का। So what is the primary purpose of linking with external benchmark? तो प्राइमरी पर्पस है इसके पीछे टू स्ट्रेंथन मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन, यानी जो कुछ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी में अनाउंस करता है उसका इम्प्लीमेंटेशन क्विकली हो जाए, उसको हम कहते हैं ट्रांसमिशन। व्हाट इज नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ सीआरआर? सीआरआर का नेगेटिव इंपैक्ट क्या होता है प्राइसिंग के अंदर? रिड्यूसेस कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर बैंक्स, increases profit margin for banks, RBI does not pay interest on CRR balances, it has no impact on banking transactions. Negative impact क्या है? What is negative impact of CRR? तो इनमें से कौन सी ऑप्शन आपको लगता है कि वो एप्रोप्रिएट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 8 के लिए? So what is आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8? तो इसके लिए आंसर बनता है हमारा सी, आरबीआई डज नॉट पे इंटरेस्ट ऑन सीआरआर बैलेंस, जिसके चलते सीआरआर जो हम मेंटेन करते हैं उसका हमारे ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट है, बिकॉज वी हैव टू पे इंटरेस्ट टू द डिपॉजिटर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स इज पार्ट ऑफ डाउन साइड पोटेंशियल? इनमें से डाउन साइड पोटेंशियल के कंपोनेंट्स में से कौन सा कंपोनेंट बनता है? प्रॉफिट मार्जिन, सेंसिटिविटी, कैपिटल चार्ज या डिविडेंड? तो हमने बताना है डाउन साइड पोटेंशियल का कंपोनेंट इनमें से कौन सा है, विच इज कंपोनेंट ऑफ डाउन साइड पोटेंशियल। डाउन साइड पोटेंशियल में जो कंपोनेंट है वो हम पे करते हैं जो डिविडेंड ऑन द कैपिटल। हमारा जो कैपिटल चार्ज है वो हमारा कंपोनेंट है जिसके ऊपर हम डिविडेंड पे करते हैं। व्हाट इज प्राइमरी पर्पस ऑफ एस्टिमेटिंग वैल्यू एट रिस्क? वैल्यू एट रिस्क को हम एस्टिमेट करते हैं, इसके पीछे प्राइमरी पर्पस क्या है? टू एस्टिमेट पोटेंशियल प्रॉफिट, टू कैलकुलेट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, to estimate possible future loss, to determine profit margin। वैल्यू एट रिस्क को एस्टिमेट करने के पीछे प्राइमरी पर्पस क्या है? व्हाट इज प्राइमरी पर्पस? प्राइमरी पर्पस क्या है? यस, प्राइमरी पर्पस है कि फ्यूचर में कितने लॉसेस हो सकते हैं इसको एस्टिमेट करना। दिस मीन ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फ्रेंड, आज के सेशन से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चन को टाइप कर सकते हैं, हम वहीं पे आपको आंसर प्रोवाइड कर देंगे। अगर आपकी कोई अदर क्वेरी है तो उसके लिए आप इस ईमेल आईडी के ऊपर हमें मेल कर दें। आज का सेशन अगर आपको यूजफुल नहीं लगा तो आप इस सेशन को डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन अगर वो आपको यूजफुल लगा है तो फिर
लाइक करने में संकोच ना करें। जब आप लाइक करते हैं किसी भी सेशन को तो यूट्यूब और बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस सेशन को दिखाने की कोशिश करता है। यानी आपका लाइक करना केवल लाइक करना नहीं है, ये दूसरे स्टूडेंट की हेल्प करने के बराबर है। आप डायरेक्टली भी दूसरे स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकते हैं बाय शेयरिंग द लिंक ऑफ दिस सेशन ऑन योर व्हाट्सएप ग्रुप और ऑन योर फेसबुक पेज और कोई भी और सोशल मीडिया आपका अकाउंट है तो। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे नोटिफिकेशंस आपको नहीं मिल रहे होंगे, जिसके कारण हमारी कई क्लासेस मिस हो रही होंगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी क्लासेस मिस ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी पुश कर देना। तो चलिए आज की सेशन को हम यहीं पे वाइंड अप करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।